किसका लॉगिन है? मेरे महबूब तेरे तड़पने को। बस इसके अलावा और किसी का नहीं। बुलाइए इन लोग को। अनामिका का हो जाएगा। हो गया, हो गया। भाई लास्ट वाली क्लास में क्या हुआ था? लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़े थे? वीआरएमएस। मैक्सवेल पढ़ लिए थे? ठीक। अब हम कर लेंगे। हाँ, मेरे महबूब तड़पने को। हाँ भाई, चलो ये सवाल बनाओ, बैठ जाओ। हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, शुरू करने जा रहे हैं भाई, और क्या। बिल्कुल। ये हो गया था कल वाली क्लास में। हाँ, ये सब हो गया था। अच्छा, ये हो गया था, ये हो गया था, ये सब हो गया था। प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यही चालू करना था ना, यही स्टार्ट करना था ना। यस, चलो। अच्छा, वो पढ़ा दिए थे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पढ़ा दिए थे ना? यस। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वीआरएमएस वाला। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसके होंगे? मोस्ट प्रोबेबल के, किसके? और सबसे कम रफ्तार किसकी होगी? सुनो सुनो सुनो, सवाल सुनो। जिसकी रफ्तार सबसे कम है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है। गुड जॉब, बहुत सही। क्या बात है। अब सुनो भैया, अब हम एक कहानी सुनाएंगे आपको, जो कहानी हो सकता है कि आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे। भाई साहब सुनिएगा, अगर हम कहें कि आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं एक कंटेनर के अंदर, बस याद रखना है कि ये कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अभी के लिए फिलहाल मोनो एटॉमिक है। कैसे हैं भाई साहब? मोनो एटॉमिक, ठीक है ना? और दूसरी बात, इसका नेचर है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम रहे। हाँ, बढ़ा दें, आवाज बढ़ा दें? हमको तो लग रहा है ज्यादा तेज आ रही है। तुम पिलर में बैठे हो ना, बढ़ाएंगे तो ज्यादा ना हो जाए यार। हेलो, अभी ठीक है? ठीक है। चुप। ए भैया, सुनो, ध्यान दो। हम कह रहे हैं कि एक तुम्हारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर का साइड एल है। कंटेनर का साइड कितना है भाई? एल। इसके अंदर गैस भरी हुई है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? गैस। कैसी गैस है? मोनो एटॉमिक और आइसोट्रॉपिक्स। तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स जब इस दीवार से टकराएंगे तो क्या प्रेशर लगाएंगे? प्रेशर जनरेट करेंगे ना? तो जो प्रेशर जनरेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू, हाँ भाई, प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। क्लियर?
प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 इंटू रो इंटू VRMS का स्क्वायर। कोई जादू नहीं किए हैं, सिंपल सी बात ये किए हैं कि भैया VRMS बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 3P बाई रो, 3P बाई, तो हम स्क्वायर करके खाली P का वैल्यू लिखे हैं। तो P बराबर क्या निकाले हैं? प्रेशर बराबर 1/3 इंटू रो इंटू VRMS का स्क्वायर। अच्छा, सोचो अगर हमसे कहा जाए कि इस साइड वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा है, तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अरे पक्का है ना जी? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा ये बताओ, तो क्या हम फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं? फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या है? 1/3 इंटू रो इंटू VRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अच्छा ये बताओ, रो क्या है? डेंसिटी। रो क्या है? डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जानते हो? तो अगर हम डेंसिटी लिख रहे हैं पूरे गैस का, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके समझें तो क्या F बराबर 1/3 मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। इसका पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A, और ये लेंथ कितना है? L। तो क्या कंटेनर का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं? और यहां पर क्या है? VRMS का स्क्वायर इंटू A। क्या A से A कट जाएगा? तो F का एक फॉर्मूला मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई L इंटू VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई A से A कट गया। mg, mg मतलब वो मत समझ लेना सर, मास m ग्रेविटी g। mg क्या है? हाँ भाई, कोई भरोसा नहीं है। mg क्या है? मास ऑफ गैस। सुने तो सुने नहीं, m इस वजह से नहीं लिख रहे, उसके पीछे का कारण है। हम कह रहे हैं इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, इस गैस के मॉलिक्यूल्स का मास कितना है? मास कितना है? तो टोटल कुछ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, टोटल कुछ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं यहां से इसी फॉर्मूले को क्या F बराबर ऐसे लिख सकता हूं, यहां से आ गए, यहां से आ गए, क्या लिखे? 1/3 इंटू n इंटू m डिवाइडेड बाई L इंटू VRMS का। अरे हाँ गिरा, बताओ भाई, क्लैरिटी है? सोच लो, समझ लो, कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे तो बताओ, बताओ। समझ आए? बराबर पल्ले पड़ा? कुछ किए नहीं है, कुछ किए नहीं। अब तुम एक काम करो, फिर से एक बार रिलेट करो, चुप हाँ, इतनी बार लिखो कि याद हो जाए। अब सब बोलेंगे, एक बार मैं सब सिखा दिया हूं, सेम इसी सीक्वेंस में जाऊंगा और सबको रिस्पॉन्स करना है भाई। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? प्रेशर ऑन द साइड वॉल 1/3 इंटू रो इंटू VRMS का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। अगर हम फोर्स की बात करें तो क्या हम प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं? तो 1/2 इंटू रो इंटू VRMS, रो इंटू A इंटू VRMS का स्क्वायर लिखा जा सकता है। हाँ, 1/3, 1/3 लिखा जा सकता है। अच्छा, फोर्स को क्या, हाँ डेंसिटी को क्या हम मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं? 1/3 mg बाई L इंटू VRMS का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या एरिया से एरिया कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना? यस सर। अच्छा, अगर हम इसको चाहें तो क्या 1/3 इंटू स्मॉल m इंटू n बाई L इंटू VRMS का स्क्वायर लिख सकते हैं? इसमें स्मॉल m क्या है? मास ऑफ गैस की मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। mg क्या है? mg क्या है? टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ गैस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? कुछ बहुत कठिन तो नहीं लग रहा? ठीक है ना? यस। आइए अब ये बात करें कि देखिए, ये जितनी कहानी हम सब पढ़े हैं, ये सब हम बस एक चीज के लिए पढ़े, जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम है भाई साहब? काइनेटिक एनर्जी। क्यों पढ़े हैं? उसके पीछे का कारण है कि भैया, अगर हम किसी मॉलिक्यूल को, किसी गैस को कंसीडर कर रहे हैं, अपने सिलेबस में पढ़ भी रहे हैं, तो मतलब वो आइडियल गैस है।
कैसी गैस है भाई साहब? आइडियल। आइडियल गैस समझते हैं ना? ऐसी गैस जिसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बस सारी की सारी एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो हमको भैया गैस का एनर्जी चाहिए, तो हम करें गैस का एनर्जी लिखो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर जानते हैं ना? 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां हम क्या लिखें? 1/2 मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। क्लियर? यहां तक बात समझ आ रही? अब सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को अगर हम आगे लेकर चले, ये हमारे पास क्या है? मास ऑफ गैस। और ये क्या है? VRMS का स्क्वायर। सुनो, mg VRMS के स्क्वायर को अगर तुमको दिक्कत ना हो तो क्या हम 3p/ρ लिख सकते हैं? याद है VRMS का फॉर्मूला? तो हम लिख सकते हैं 3p/ρ। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या है यहां से? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या है? 3/2 मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी, अरे वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई मास अपॉन डेंसिटी भी तो वॉल्यूम बनाएगा ना? सिंपल बात है यार। तो 3/2 क्या लिख सकते हैं? 3/2 PV। सोचो, समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? क्या ऊपर वाला एक्सप्रेशन समझ आया? भाई जब कोई चीज बहुत तेज वेरी कर रही होती तो क्या उसका RMS मेजरमेंट करते हैं? अरे करते हैं ना? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, सब बोल के पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या लिखोगे? 1/2 इंटू मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना? 1/2 इंटू मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। VRMS के सारे फॉर्मूले याद है? अंडर रूट ऑफ 3p/ρ, अंडर रूट ऑफ 3RT/m इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3kT/m, है ना? अब पहला वाला फॉर्मूला रख के देखो यहां पे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को क्या हम 1/2 mg मास ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय 3p/ρ लिख सकते हैं। और यहां से हमको पता है कि मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय रो जो है ये किसके बराबर है? वॉल्यूम के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना आ गया? 3/2 PV। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या आ गया? 3/2 PV। हमारा गैस कैसा है? मोनोएटॉमिक और आइसोट्रोपिक। मोनोएटॉमिक और आइसोट्रोपिक। और भाई आइडियल है कि नहीं है? तो आइडियल गैस में क्या पढ़ते हो? PV इक्वल्स टू nRT। n क्या है? जहां n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं। पूरे गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 3/2 nRT। कितनी भाई साहब? 3/2 nRT। अच्छा सोचना, एक बात सोचना बेटा जी। ये तुम्हारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। हम कह रहे हैं तुमको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस। किसका काइनेटिक एनर्जी बताना है? 1 मोल गैस का। तो क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। अब तुम सब कर पाओगे यार। 3/2 RT, क्या n हट जाएगा? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक मॉलिक्यूल, एक मोल का इतना है कि नहीं है? और बिहेवियर कैसा है मेरे मटेरियल का? क्या एनर्जी सब में बराबर बटेगी? अरे बटेगी कि नहीं बटेगी? और समझ आ रहा है? तो हम क्या करें? कितने मॉलिक्यूल्स में बटना है इसको? Na में ना, एवोगैड्रो नंबर में ना। तो हम क्या लिखेंगे बोलो? Na से डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भैया? काइनेटिक एनर्जी बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ। काइनेटिक एनर्जी कितना? 3/2 KT, या हम लिख लें पहले ऐसे R बाई Na इंटू T। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक
एनर्जी। तो हम यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी को समझें तो हम लिख सकते हैं 3/2 के टी, 3/2 के टी। क्लियर है? अरे पल्ले पढ़ रहा है? अच्छा, कल वाली क्लास में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाए थे कि नहीं? नहीं पढ़ाए थे ना? बहुत गुड जॉब। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 3/2 के टी। क्लियर, बहुत सही सर। तो गैस कैसा था हमारा? कैसा था? मोनो एटॉमिक और आइसोट्रॉप। मोनो एटॉमिक और आइसोट्रॉप। मोनो एटॉमिक का मतलब समझते हो? एक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल। तो पहले तो ये क्लियर है कि हमको तीनों फॉर्मूले पता है अपने काइनेटिक एनर्जी के। पहला एन मोल के लिए क्या करोगे? पूरे गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, एक मोल के लिए 3/2 RT, एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2। इसके बाद आया एक साइंटिस्ट, उसका नाम था मैक्सवेल। हाँ वही वही वही, उसी ने। अरे बहुत कहानी, बहुत तगड़ा साइंटिस्ट था ये। जो मैक्सवेल का ग्राफ पढ़े हो ना अभी, उसी का है। तो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन की तरह है। जहां कहीं भी मॉडर्न फिजिक्स की बात करोगे तो ये आएगा। हाँ बेटा जी, इधर ध्यान दो यार, तुम छोड़ो यार। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, हम बात कर रहे हैं एनर्जी को बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड करने। तो एक अगर कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है? तो इसकी एक रफ्तार x में हो सकती है, एक y में हो सकती है और एक z में हो सकती है। यही तो हो सकती है, यही होगी ना? तो एनर्जी कितनी है इसके पास? 3/2। तो ये एनर्जी तीनों डायरेक्शन में बराबर बराबर डिवाइड होगी। कितनी? 1/2 के टी, 1/2 के टी एंड 1/2, 1/2 के टी। टोटल कितना हो गया? इस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है? 3/2 के टी। और वो हर डायरेक्शन में बराबर डिवाइड होगी। कितनी? 1/2 के टी, 1/2 के टी, 1/2 के टी। क्लियर है? तो इस बात को जब एक कंक्लूसिव एविडेंस पर लेकर गया मैक्सवेल, तो मैक्सवेल ने कहा कि ये हमेशा फिक्स रहेगा कि जितने भी पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में मॉलिक्यूल की एनर्जी फिक्स है 1/2 के टी। अभी बता रहे हैं। इसको स्वतंत्रता है क्या? एक्स में जाने की, वाई में जाने की, जेड में जाने की। भाई तीन तरह के ट्रांसलेशनल मोशन प्रोसेस कर सकता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 3। सोचो अगर एक कोई मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, तो डाई एटॉमिक गैस के कितने मॉलिक्यूल? 2। कितने मॉलिक्यूल? 2। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, ये एक्स में जा सकता है, ये वाई में भी जा सकता है, ये जेड में भी जा सकता है, साथ में ये इस प्लेन में गोल घूम सकता है। गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? और साथ में ये इस प्लेन में भी गोल घूम सकता है। समझे कि नहीं? जैसे ये पेन दो, देख, हमने इस ये हमारा बॉन्ड है और यहां पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स लगा दिए, तो क्या हो गया? डाई एटॉम। एक्स में जाएगा, जाएगा, वाई में जाएगा, जाएगा, जेड में जाएगा, जाएगा। साथ में क्या ये इस प्लेन में ऐसे गोल घूम सकता है? और क्या इस प्लेन में गोल घूम सकता है? एक्स वाई जेड 3 ही प्लेन तो है हमारे पास, 3 ही एक्सिस है, और उससे हमारे पास 3 प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। यही तो कहानी है ना? लेकिन ये सोचो, अगर ये मॉलिक्यूल मुझे ऐसे ऐसे गोल घूमता हुआ नजर आए, तो क्या इसका मोशन देख पाओगे? नहीं, क्लियर होता ही नहीं है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो या तो ये इस प्लेन में स्पिन करेगा, या तो ये इस प्लेन में स्पिन करेगा। क्लैरिटी है ना? या ये एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 5। कितनी हुई? कितनी हुई? क्लियर है? क्लियर है? इसके टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए? डाया एटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 5। 3 कैसे हैं? ट्रांसलेशनल, और 2 कैसे हैं? रोटेशनल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांसलेशनल हो रहा है कि रोटेशनल, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी जाएगी? 1/2 के टी। तो मोनो एटॉमिक की टोटल एनर्जी कितनी थी? तो डाई एटॉमिक की कितनी होगी? 5/2 के टी।
कितना केटी? क्यों? मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितने भी पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी जाएगी? 1/2। मोनोएटॉमिक में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। कितना है? 3। तो टोटल 3/2 kT। डायटॉमिक में 5 ना। 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, अलग अलग पता रहना चाहिए। 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, सब में 1/2 kT। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटॉमिक का कितना होगा? एक मॉलिक्यूल का 5/2 kT। अभी और चर्चा करेंगे इस पर, समझ आए? अब इसके बाद बात आई ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक का। पॉली एटॉमिक समझते हैं? 2 से 3, 2 से ज्यादा। POLY होता है ना, कि डबल एल होता है? एक ही एल होता है। पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में 2 कैटेगरी होती है, एक लीनियर होती है और एक नॉन लीनियर। जैसे अगर हम कहें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है CO2, यही तो होता है, यही होता है ना। कैसा स्ट्रक्चर है? लीनियर। कैसा है? NO2 भी होता है क्या? N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और यहां पे लोन पे। अरे होता है ना, ताकि केमिस्ट्री आता है भाई। ये भी ट्राई एटॉमिक है और ये भी क्या है? ट्राई एटॉमिक। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? ये लीनियर है और ये, समझे ना, बेंड शेप हो गया ना। ये लीनियर है और ये क्या है? नॉन लीनियर। तो जब पॉली एटॉमिक की बात करते हैं तो पॉली एटॉमिक में अगर लीनियर है तो क्या ये डाई एटॉमिक की तरह बिहेव करेगा? अरे लीनियर है तो एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा। कैसे रोटेट कर सकता है? एक इस प्लेन में रोटेट कर सकता है और एक इस प्लेन में रोटेट कर सकता है, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो भाई पॉली एटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 5, जिसमें 3 क्या है? ट्रांसलेशनल और 2 क्या है? रोटेशनल। बस याद रखना है, बस याद क्या रखना है भैया? याद क्या रखना है कि ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? लीनियर। कैसा होना चाहिए? लीनियर। अब सोचो, एक पेन दो और ढक्कन लगा के, दोनों पेन में नहीं लगेगा? लग गया एक तो, और ये किसमें लगेगा? ठीक। तो देखो, अब सोचो कि एक मॉलिक्यूल यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। 3 मॉलिक्यूल हो गए ना। ये एक्स वाई जेड में ट्रांसलेशनल मोशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अब इनका रोटेशन देखना। क्या इस प्लेन में ऐसे रोटेट कर सकते हैं? अरे रोटेशनल इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या इस प्लेन में भी रोटेट कर सकते हैं? क्या मोशन अलग हो गया ना? और क्या इस प्लेन में भी रोटेट कर सकते हैं? कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? मॉलिक्यूल्स के मोशन की बात करो, कितने अलग तरह का मोशन वो प्रोसेस कर सकता है। जितने अलग तरह का मोशन प्रोसेस कर सकता है उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। क्लियर है? अगर यही सीधा होता तो ये वाला जो मोशन हो रहा है ये ऑब्जर्वेबल होता क्या? नहीं। ये बात तो समझ आती है ना? तो ठीक है, फिर क्या? अब अगर ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो क्या ये एक्स में ट्रांसलेशन करेगा, वाई में करेगा, जेड में करेगा? ट्रांसलेशन तो करेगा ही करेगा। साथ में रोटेशनल मोशन भी प्रोसेस करेगा। तो रोटेशनल मोशन सोचो, एक ये वाला प्लेन हो गया हमारा, इस प्लेन में गया कि नहीं गया? गया। गया ना? अब देखना, जो मैं दूसरे प्लेन में घुमा रहा हूं वो पहले प्लेन के परपेंडिकुलर था कि नहीं था? पहला प्लेन तो ये रहा और दूसरा प्लेन ये हो गया ना? और तीसरा प्लेन ये दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? एक एक्स वाई में जा रहा है, एक वाई जेड में जा रहा है और एक जेड एक्स में जा रहा है। तो कितने तरह के रोटेशनल है? 3। कितने तरह के ट्रांसलेशनल है? 3। तो टोटल कितने हो गए? 6। क्लैरिटी है? तो जब कोई नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? कितने होंगे? 6। 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सोचो कितना? हर में कितना जाएगा? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 6/2 kT। ये हम पूरे गैस का लिख रहे हैं या मॉलिक्यूल का? मॉलिक्यूल का लिख रहे हैं ना भाई। डाई एटॉमिक में बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? यहां क्या लिखे हो? 5/2। और ट्राई एटॉमिक में लीनियर रहेगा तो यहां भी कितना होगा? 5/2 kT। समझ आया क्या? समझ आया क्या? पक्का ना? तो यहां के बाद मैक्सवेल एक जनरलाइज्ड रिजल्ट पे पहुंचा और उसने कहा कि अगर कोई भी गैस है, चाहे मोनो एटॉमिक हो, चाहे ट्राई एटॉमिक हो, चाहे पॉली एटॉमिक हो,
उसकी जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी वो F/2kT होगी। बोलो, समझ आया? समझ आया? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि वॉट एवर द मॉलिक्यूल इज, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर डायरेक्शन में एनर्जी कितनी होगी? 1/2kT, ठीक है ना? एनर्जी इन ईच पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा भैया? 1/2kT। क्या होगा भाई? 1/2kT। पल्ले पड़ा? समझ आया? अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा, तो दूसरी बात उसने कही क्या? देयरफॉर एनर्जी ऑफ गैस, जब हम एनर्जी की बात करें तो हम बेसिकली कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? काइनेटिक। कौन सी? काइनेटिक। कौन सी? तो जब एनर्जी ऑफ गैस पे आया तो उसने कहा कि एनर्जी ऑफ गैस जो होगा ना वो बराबर होगा F/2nRT। किसके बराबर? F/2nRT के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस का पढ़े हो ना, 3/2nRT। फिर उसके बाद उसने कहा एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस दैट इज F/2RT। अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा जी? यस सर। इसके बाद तीसरी सिचुएशन आई। तीसरी सिचुएशन क्या आई? एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। कितना हो गया? F/2kT। पल्ले पड़ा? वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे क्लैरिटी है? F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी फिक्स है कि नहीं है? है। कितनी है? 1/2kT। तो क्या जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उनसे हम कहानी बना ले जाएंगे, अपनी टोटल एनर्जी लिख जाएंगे। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगर गैस का कहेगा तो क्या लिखोगे? F/2nRT। 1 मोल का कहेगा तो हाँ F/2, और 1 मॉलिक्यूल का कहेगा तो F/2। अच्छा ये बताओ, तुमको अगर कोई समस्या परेशानी ना हो तो मैं इस वाली इक्वेशन को क्या ऐसे भी जनरलाइज कर सकता हूं? एनआरटी बराबर पीवी, एनआरटी बराबर पीवी। तो ये तो इसी का पार्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एक बार और चर्चा कर लेते हैं। जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में बेसिकली 3 कंडीशन होती है। कितनी? 3। मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में कितनी है? कौन कौन सी? लीनियर और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताना है। अब इसमें 3 कंडीशन और है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की पहली कंडीशन है कि जब टेम्परेचर 20 केल्विन से कम हो। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जब टेम्परेचर 20 केल्विन से ज्यादा हो और 2000 के बीच में। और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जब टेम्परेचर 2000 केल्विन से ज्यादा। ये 3 सिचुएशन है। अरे क्लैरिटी है जी? अरे भाई खाना तो बोलो यार। पहले हम बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस का। किसका? मोनो एटॉमिक। ये ऐसा क्यों करता है यार? जब बोर्ड पे लिखो तो आवाज आती है उसमें से। हाँ क्या चीज? कोई बात नहीं। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगा। जानते हो कि नहीं? जब टेम्परेचर लेस देन 20 हो, 2000 से 20 केल्विन के बीच में हो, या क्या हो 2000 से ज्यादा हो। इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन डाई एटॉमिक को पड़ता है। डाई एटॉमिक को भी पड़ेगा और पॉली एटॉमिक को भी पड़ेगा। देखो डाई एटॉमिक में ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये जनरल सिचुएशन बोलते हैं। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5। ट्रांसलेशनल कितना है? 3। रोटेशनल कितना है? 2। और टोटल कितना है? 5। यहां पर तीनों के तीनों कैसे हैं? ट्रांसलेशनल। जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है ना, तो 2 एनर्जी और आ जाती है, जिसको बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी। क्लियर है? तो वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। 7 में 3 कैसे हैं? ट्रांसलेशनल। 2 कैसे हैं? रोटेशनल। और 2 कैसे हैं? वाइब्रेशनल। अरे समझे कि नहीं?
तो टोटल कितना हो गया 7। अच्छा, उसके बाद बात आती है यहां पर। तो यहां पर जो वाइब्रेशनल होता है वो भी चला जाता है और जो रोटेशनल होता है वो भी चला जाता है। अरे क्लियर है? तो बस कौन सा रह जाएगा? ट्रांसलेशनल। इतने कम टेम्परेचर पर बस केवल बॉडी के पास ट्रांसलेशनल मोशन बचता है। 0 केल्विन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। क्लियर है ना? उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, जो कि अटेनेबल अभी नहीं। अगर हम बात करें पॉली एटॉमिक, इसको ट्राई एटॉमिक भी बोल सकते हैं। पॉली एटॉमिक में दो सिचुएशन, कौन कौन सी? एक लीनियर और एक कौन सा? नॉन लीनियर। रहे ना? तो एक लीनियर है अपने पास, यहां लिख लेते हैं यार, थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, पॉली एटॉमिक। इसमें क्या है? एक अपने पास कैसा है? लीनियर, और दूसरा कैसा है? नॉन लीनियर। तो जो लीनियर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? इधर 5, ट्रांसलेशनल कितना? 3, रोटेशनल कितना? 2, टोटल कितना? 5, और इधर कितना? 7। ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल 2। क्लैरिटी है? यहां सारी एनर्जी गायब हो जाएगी, बस कौन सी रह जाएगी? ट्रांसलेशनल। सेम एज नॉन लीनियर में भी कम टेम्परेचर पे बस कौन सा रह जाएगा? ट्रांसलेशनल। लेकिन यहां पर ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, टोटल 6, यहां पर 8। ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, वाइब्रेशनल 2 2 2 2, वाइब्रेशनल 3 मत लिख दे। क्लियर है? ये हमारे पास सिचुएशन हो गई पूरी। हाँ भाई, हाँ, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट भी करते हैं, उसमें भी एनर्जी जाती है। ठीक है ना? तो बस याद रख लेना, हाई टेम्परेचर पे दो एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी। बस सिंपल। नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होता। हमको जो सवाल मिलेगा वो यही मिलेगा यार, यहीं से आएगा सब। यहां तक कहानी क्लियर है? अरे बल्ले पड़ा। चलो शुरू हो जाओ, पेन उठाओ। यही, चलो शुरू हो जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी फट से नोट करो। चलो भाई आ जाओ।
ये लिखो। हाँ, थोड़ा बैक करें, लोग कर दिए भाई, थोड़ा जल्दी लिखो फिर। वैसे इसकी पूरी डेरिवेशन होती है, बट वो किसी काम की नहीं। उस पूरी डेरिवेशन से हम यही कैलकुलेट करते हैं, वी आर एम एस बराबर अंडर रूट ऑफ 3p बाई रो। दैट्स इट। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े जी भाई, चला रहे। ये बताओ, डिम्पल क्या हुआ यार, क्या चीज? आज चुनाव तो है यूपी में, उपचुनाव, उपचुनाव। हाँ, क्या चीज? वहां से तो जीत ही रहेगा अखिलेश भैया। हाँ, फूलपुर से, वहां से भी स्ट्रांग कैंडिडेट है। अरे बाबी निकाल देंगे। हम कह रहे हैं अखिलेश भैया हमको टिकट दे दीजिए आपके लिए। हाँ, हम कह रहे हैं अखिलेश भैया हमको टिकट दे दिए, हम आपका प्रचार भी करेंगे, आपके लिए कंटेंट भी लिखेंगे। हाँ, राजनीति अच्छी चीज नहीं है। हाँ, हाँ, चीज अच्छी है लेकिन लोग अच्छे नहीं है। मेरे फ्रेंड ऑफ मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड के भैया के लड़के को मार दिया 3 दिन पहले, गोरखपुर में, 23 साल का लड़का था। मतलब ऐसे बहुत बुरी तरह से मारा, हमारा इधर से चाकू आर पार हो गया, थाईज वाइज सब फट गए उसके। गोरखपुर में, यूनिवर्सिटी का था, देवरिया रोड पे मारा है। हाँ, उसी के दोस्त ने फोन करके बुलाया था। क्या कह रहे? लिटरली दैट वाज, माँ बाप का अकेला लड़का था यार, और बहुत अच्छा कर रहा था वो पॉलिटिक्स। उसी के फ्रेंड को 4 लोगों ने मार दिया था, निहाल सिंह नाम था, 1 महीने पहले। तो उसी के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहा था, उसकी रीच थोड़ी अच्छी थी। तो जब उसको मार दिया था तो 4 लोगों में से 2 लोग को निपटवा दिया था भाई, मतलब वैसे पुलिस के थ्रू। जब अरेस्ट करने गया था तो भाग रहे थे, तो अब उसमें जो भी समझो पुलिस ने किया था, उसने करवाया था, क्या था, गलत है ना वो तो। ठीक है, मारे हो तो मारे तो जाओगे, वो अलग बात है, लेकिन इनिशिएट कौन किया, गलती वहां से शुरू होती। जान मार यार, मारे मतलब वो कुछ बाका वाका टाइप होता है उसका, यहाँ से पूरा ऐसे फट गया, थाईस पूरी फट गई। इतना स्मार्ट लड़का था, अभी नई नई स्कॉर्पियो एन खरीदा था, बढ़िया मस्त पॉलिटिक्स चमका रहा था अपनी। है, ठीक है। हाँ, डीडीओ में ना, अरे भाई। लिखते भी रहा करो, सुना करो, लिखता भी रहा करो, लिखना मत रोका करो, बात सुनने में ज्यादा मजा आता है। पढ़ लिख के कोई राजा थोड़ी हुआ है सर। हाँ भाई, क्या भाई? कौन? मैं सीरियस लग रहा हूँ आज? हाँ वही बात है, हम तो ब्रेक में बैठे थे भाई। वीटी सर लंबा पढ़ा दिए ना, ज्यादा ही कर दिए। हाँ, कोई बात
एक्चुअली प्रपोज्ड डेट के हिसाब से मेरा और तरुण सर का सिलेबस बस टाइमली चल रहा है। एमडी सर का लेट है, बहुत लेट है। वो आ जाएंगे तो तरुण सर का जैसे ही थोड़ा सा होगा जूम कर देंगे। नहीं, समझ भी आना चाहिए यार, दोनों बात है ना। हाँ बढ़िया, फिर क्या चाहिए, तब तो और अच्छी बात है। ए भैया आगे बढ़ रहे हैं। आज केटीजी खत्म हो जाएगा। आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म हो गया केटीजी। एक बस छोटी सी बात बची है पढ़ने को, जिसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। पढ़ा दे रहे हैं, रुको, साथ में पढ़ा के फिर सबके सवाल करवा दे रहे हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है ना केटीजी की, 3 क्लास केटीजी, 3 से 4 क्लास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो छोटा है यार। अरे हम बता रहे हैं ना, थर्मो छोटा है, कुछ नहीं है भाई, कहाँ टेंशन ले रहे हो, तुम भरोसा रखो। सबसे ज्यादा तुम लोग उलझन करते हो कि ग्राफ कन्वर्ट करने में ना। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ आता है? नहीं आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। कुछ नहीं आता है जाने दो, अच्छी बात है। कुछ नहीं आता तो ठीक है, कुछ आता रहता है तो दिक्कत होता है। पॉली एटॉमिक में 2 कैटेगरी बनाना पड़ेगा ना, लीनियर नॉन लीनियर का। ऐसे मत डांटो यार। अच्छा, आज तुम लोग को मैसेज गया था सुबह सुबह कि आज पहले तरुण सर की क्लास होगी पहले से? अच्छा, स्केड्यूल में पहले आया था। मतलब वीटी सर इतने लापरवाह आदमी है कि वो शेड्यूल भी खोल के नहीं देखते, सुबह 8 बजे जाके बैठे हैं। हाँ? ठीक। ए भाई ये चले, आगे बढ़े हो, अब तो चले यार। क्या क्या क्या? 1 तारीख हो गया है, ठीक है कोई बात। चल रहे भाई, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े। हाँ कोई बात नहीं यार, एक्सटेंड करवाएं, चलो बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो मैं बात कर लेता हूँ। अरे बर्थडे बर्थडे तो भाई सुनो 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 सुनो, बस 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 भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या पढ़े हो अभी? पूरा पूरा फॉर्मूला बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। 3/2 nRT। पूरे गैस का पूछा जाएगा तो क्या 3/2 nRT लिखोगे? मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो सारी किस फॉर्म में, किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी ना। तो इस काइनेटिक एनर्जी को अब यहां से नाम दिया जाएगा इंटरनल एनर्जी। क्या नाम दिया जाएगा भाई साहब? इंटरनल एनर्जी। सुनना, इंटरनल एनर्जी का मतलब बस तुम किसकी बात कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से। और ये होता है क्या? 3/2 nRT। क्या होगा भाई इंटरनल एनर्जी? 3/2 nRT। अरे मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? यस। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि ये जो दोनों फॉर्मूला पढ़े हैं हम किसके लिए पढ़े हैं? किसके लिए? मोनो एटॉमिक। अच्छा जनरलाइज लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? जनरलाइज फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या होता है जनरलाइज में? केजी बराबर
F/2 nRT, ये किसका है? पूरे गैस का ना? किसका है? पूरे गैस का। अच्छा, इसी को क्या हम इंटरनल एनर्जी भी लिख सकते हैं? इसी को क्या लिख सकते हैं? इंटरनल एनर्जी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां से कि अगर मैं कहूं कि मैंने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्या इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा? यू कैसा होगा? यू कैसा होगा? कांस्टेंट। यू कैसा होगा? कांस्टेंट। क्लियर है? मान लीजिए सिंपल सी बात है, अगर हम कहें कि एक गैस है, ओ भाई ए चक्कर चक्कर मत करो यार, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? F1। कितना है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N1, और इसका टेम्परेचर है T। टेम्परेचर है T। दूसरा गैस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F2, नंबर ऑफ मोल्स N2, इसका टेम्परेचर T है ना? अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मान लो पहले इसके पास एनर्जी थी 10 जूल, इसके पास थी 20 जूल, दोनों को अगर मिला दूं तो टोटल एनर्जी 30 जूल। इंटरनल एनर्जी बढ़ी कि नहीं? इंटरनल एनर्जी बढ़ी कि वही रही? इसका सोचो सोचो, इसका टेम्परेचर कितना है? T, इसका भी कितना है? T। मिक्स कर दोगे टेम्परेचर में कोई चेंज होगा? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हो। पहला पॉइंट कि U इनिशियल अगर मैं लिखूं तो U इनिशियल में लिख सकता हूं F1/2 N1RT प्लस F2/2 N2RT। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि इन दोनों को हम मिला दिए तो इनका कुछ एक इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम आया। अरे भाई, एक गैस मॉलिक्यूल उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? F1, दूसरा गैस मॉलिक्यूल उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F2, दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है। अब इन दोनों गैसेस को हम मिला दिए तो जो फाइनल गैस बनी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्विवेलेंट। अरे है कि नहीं है? नंबर ऑफ मोल्स कितने? N1 प्लस N2, और टेम्परेचर कितना? T। क्या ये बात समझ आ रही? तो अगर मैं U फाइनल लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं F इक्विवेलेंट बाई 2, F इक्विवेलेंट बाई 2, और क्या? N1 प्लस N2 इंटू R इंटू T। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी जो इनिशियल होगी वही क्या होगी? फाइनल। जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वही क्या है? फाइनल। क्लियर है? तो U इनिशियल बराबर U फाइनल करोगे यहां से तो तुमको क्या मिलेगा? U इनिशियल बराबर U फाइनल, या U फाइनल बराबर U इनिशियल, बात वही है। U फाइनल बराबर U इनिशियल करें तो क्या 1/2 सबका कट जाएगा? RT कट जाएगा? कट जाएगा। तो मैं F इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखूं? बोल बोल बोल। F1 N1 प्लस F2 N2 अपॉन N1 प्लस। बस ये कंडीशन तब है जब दोनों गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या हो? सेम। टेम्परेचर क्या हो? सेम। क्लियर है? इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या? इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इक्विवेलेंट मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। हमने कहा एक गैस है, मान लो हम कह रहे हैं गैस 1, ये है अपने पास कोई सी भी, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है F1, नंबर ऑफ मोल N1, और टेम्परेचर कितना? T। दूसरा गैस 2, दूसरा अपने पास क्या हो गया? गैस 2, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F2, नंबर ऑफ मोल्स N2, और टेम्परेचर कितना? T। सेम एज गैस 3, इसका F3, नंबर ऑफ मोल्स N3, और टेम्परेचर T। सेम एज डैश 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 अगर हम कहते हैं गैस N, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? Fn, और नंबर ऑफ मोल्स Nn, और टेम्परेचर T। अरे क्लियर है क्या? मुझसे पूछेगा F इक्विवेलेंट क्या होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? N1 F1 प्लस N2 F2 प्लस so on Nn Fn डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस Nn। अरे समझे कि नहीं? यह है इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जब दो गैसेस को आप क्या करते हो? सेम टेम्परेचर पर मिक्स करते हो। 2 ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो, कोई फर्क पड़ता नहीं।
क्यों हुआ ऐसा, क्या ये कहानी समझ आई इसकी? बोल भाई, पल्ले पड़ा? ये रिजल्ट कैसे आया था, क्या ये समझ आया? एक ही आदमी को समझ आ रहा है बस खाली। हाँ, बात अभी निकली है पते की। ये हमारे पास क्या है, गैस वन। ये क्या था, गैस टू। गैस वन का टेम्परेचर, गैस टू का टेम्परेचर, मिक्सचर का भी टेम्परेचर, यहां नंबर ऑफ मोल्स, यहां टोटल एफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, F1N1 प्लस F2N2 अपॉन N1 प्लस N2। कोई खास बात? अब थोड़ी खास आएगी इसकी दूसरी बात। यहां पर क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट, U क्या है, कांस्टेंट, U क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा मित्र, अब इसके बाद अगला हिस्सा इसका, मिक्सिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मिक्सिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? सुन, अगर मान लीजिए, एक बात समझिए, हमने कहा कि ये एक सिस्टम है, ठीक, इसको हमने क्यों हीट दी, इसने कुछ W वर्क परफॉर्म किया। क्लियर? समझ रहे हो? जैसे रॉड होती थी अपना, जब थर्मल एक्सपेंशन में हम पढ़ते थे, या इसमें बड़े हीट ट्रांसफर पढ़े हैं, एक रॉड उठाइए और रॉड को सोर्स और सिंक के बीच में लगा दीजिए, तो रॉड स्टेडी स्टेट से तब हीट ट्रांसफर करेगी जब दोनों का टेम्परेचर, जब रॉड स्टेडी स्टेट में आ जाए, तभी तो बात समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा इसको हमने क्यों हीट दिया और इसने कुछ काम परफॉर्म किया, W। क्लियर है ना? अरे पल्ले पड़ रहा है? इस क्यों हीट का कुछ हिस्सा क्या ये सिस्टम अपना टेम्परेचर बढ़ाने में खा सकता है? खा सकता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी स्टार्ट करी तो फ्यूल गया चैम्बर के अंदर, तो फ्यूल जब बर्न करेगा तो क्या वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ हिस्सा जाएगा उस चैम्बर को गर्म करने में, कुछ एग्जॉस्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो अभी हम बस केवल उस इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं जिसमें सिस्टम कुछ एनर्जी ले रहा है। क्लैरिटी है ना? मान लीजिए हमने एक सिस्टम को हीट दिया और इसने कुछ वर्क परफॉर्म किया, तो क्या ये जानते हैं कि ये जो वर्क होता है ये पी डीवी के बराबर होता है? पढ़े हैं कभी? वर्क डन बराबर पी इंटू डीवी। अच्छा, ये पढ़े हो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हो एफ डॉट डीएस। और फोर्स को क्या लिख सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया, ए डीएस। क्या हो गया, एरिया, और डिस्प्लेसमेंट है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, पी डी वी। क्या हो गया, पी डी वी। डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। हमारा सवाल पढ़ो क्या कह रहा है, मिक्सिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा वर्क जीरो होगा? हमने कोई काम परफॉर्म नहीं किया। क्लियर? तो उसी को भी बाद में जाके हम आइसोकोरिक प्रोसेस के नाम से पढ़ेंगे। तो जब कभी भी हम दो गैसेस को मिक्स करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। क्या इस कंक्लूजन पे अपन पहुंच सकते हैं? अरे पहुंच सकते हैं ना। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई सा भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कभी कोई काम होने वाला नहीं। ठीक, हमने कहा कि हमारे पास एक डिब्बा था ऐसे, इस डिब्बे के अंदर हमने एक गैस रखा N1, उसका टेम्परेचर रखा T1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम रखा F1। सेम आइडेंटिकल एक डिब्बा था, एकदम आइडेंटिकल। इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स रखा N2, टेम्परेचर रखा T2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम रखा F2। अब दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है, ये आइडेंटिकल कंटेनर है। कैसा है, आइडेंटिकल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेम आइडेंटिकल कंटेनर लिया और इन दोनों गैसेस को इसके अंदर डाल दिया। अरे क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, F1 प्लस F2 लिख दें? उसका अपने को ज्ञान नहीं है, बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का ज्ञान है। अब सोचो टेम्परेचर T1 रहेगा, T2 रहेगा, या T1 T2 के बीच में कुछ होगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा क्या इस वाले मॉलिक्यूल को हीट देगा? देगा ना। सवाल पैदा हुआ कि ये टेम्परेचर क्या होगा, और हमारा मुंह फुट जाए। सुन, ये सुनो, इधर ध्यान दो, बहुत सारी चीजें मायने रखेंगे भाई। यहां पे क्या है भाई, N1, टेम्परेचर कितना है T1, फ्रीक्वेंसी कितना है, सॉरी
डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है F1, यहाँ N2 T2 और F2। मैं कह रहा हूं यहां पर एनर्जी है 100 जूल, कितनी है? यहां पर है 50 जूल, कितनी है? यहां पर कितनी होगी? 150, क्योंकि किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। समझे कि नहीं? सोचो, यहां पर कुछ टेम्परेचर था, यहां पर एनर्जी है 100 जूल, कितनी है? 100। यहां पर टेम्परेचर कुछ T2 था, यहां पर काइनेटिक एनर्जी है 50 जूल। अब दोनों को हमने सेम वॉल्यूम के अंदर डाल दिया, कोई काम हो रहा है? नहीं। हम बाहर से कोई हीट दे रहे हैं? नहीं। समझ रहे हैं ना? समझिए कि आपके पास 100 रुपया था, आपके पास 50 रुपया था, आप तीनों मेरे साथ आ गए और मेरे पास भी 50 रुपया था, तो हम तीनों के पास इंडिविजुअल कितना है? इनके पास 100, इनके पास 50 और मेरे पास 50, हम लोग का मिलके टोटल कितना हुआ? इनिशियली अगर हम जोड़े और फाइनली अगर हम जोड़े तब भी क्या 200 अमाउंट ही रहेगा, क्योंकि ना हमसे कोई लेने वाला है और ना हमको कोई देने वाला है। क्लैरिटी है कि नहीं? क्लैरिटी है कि नहीं? लेकिन अब एक बात सोचिए, इनके पास 100 रुपया था, इनके पास 50 था, मेरे पास कितना था? 50। हमने कहा तीनों लोग मिला के बराबर बराबर बांट लो, तो क्या आप सबके पास बराबर बराबर रह गया कि बट गया? अरे मतलब सबके पास सबका रह गया कि बट गया? बटा ना, बराबर बराबर बटा ना। इसी वजह से टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है कि नहीं? सोचो, अगर हम कहें इसकी इंटरनल एनर्जी है U1, इसकी इंटरनल एनर्जी है U2, तो फाइनल वाले की इंटरनल एनर्जी होगी U1 प्लस, नहीं आया? आया जी? यस सर। चलो आओ देखो, तो अगर हम U इनिशियल की बात करें तो उसको हम लिखेंगे U1 प्लस U2। U1 क्या लिखोगे? F1/2 N1RT1। और U2 क्या लिखोगे? F2/2 N2RT2। U फाइनल अगर हमको लिखना होगा, U फाइनल अगर हमको लिखना होगा तो दोनों का टेम्परेचर कितना हो गया है? T। दोनों गैसेस का टेम्परेचर T, तो मैं U फाइनल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? F1/2 N1RT लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? और दूसरे वाले उस गैस के अंदर जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है F2/2 N2RT, क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे ना। सोचो, अगर मान लो मैं कह रहा हूं इसका टेम्परेचर घटा, इसका टेम्परेचर कम होगा, भाई प्लीज डिस्टर्ब मत करो यार, इसका टेम्परेचर कम रहा होगा इसके टेम्परेचर के कंपैरिजन में, तो इसका एनर्जी ज्यादा रहा होगा और इसका एनर्जी कम। अब अगर हीट यहां से आ गई है, एनर्जी इन्होंने एक्सचेंज की है, कोलिजन की वजह से अगर एनर्जी एक्सचेंज की है, तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ा है? तो इसकी एनर्जी बढ़ी है, इसकी एनर्जी घटी है ना। हम कह रहे पहले 6 + 2 बराबर कितना था? 8। कितना था? और हम कह रहे 5 + 3 बराबर कितना हो गया? 8। एक का 6 से 1 घटा, एक का 2 से 1 बढ़ा, लेकिन अभी भी कितना है? तो U इनिशियल बराबर क्या? U फाइनल बराबर U इनिशियल। क्या फाइनल टेम्परेचर पे ध्यान दे सकते हो? क्या सबका 1/2 1/2 1/2 कट जाएगा? अरे आना तो बोल लो यार। तो अगर मैं T की बात करूं तो मैं T को क्या लिख सकता हूं बोलो? F1N1T1 प्लस F2N2T2 डिवाइडेड बाई F1N1 प्लस F2N2। क्या ये समझ आया? समझ आना बहुत जरूरी। समझ आ गया? याद रह जाएगा? क्लैरिटी है? दो अलग परसेप्शंस हुए। एक बार आप मिक्सिंग कैसे कर रहे थे? कांस्टेंट टेम्परेचर। कैसे कर रहे थे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एक बार आप कैसे कर रहे हो? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लेकिन आप कोई हीट सिस्टम को नहीं दे रहे हो। सिस्टम को कोई बाहर से हीट दिए हो क्या? नहीं। जो दोनों गैसेस की इंटरनल एनर्जी थी वही एक दूसरे से एक्सचेंज हुई है। जैसे इनके पास 100 था, मेरे पास 50 था, अब इनके पास भी 75 है और मेरे पास भी 75 है, लेकिन हम दोनों का नेट मिला के कितना है? 150। मोटा मोटा हिसाब समझ रहे हो ना? तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो दो बातें याद रखनी है, इंटरनल एनर्जी में ना चेंज होने की दो कंडीशन है। अभी और इस पर आराम से पढ़ेंगे और बात करेंगे, लेकिन जो आता जाए उसको सीखते जाए, क्योंकि जब दोबारा सुनेंगे तो और कॉन्फिडेंस पैदा होगा। पहली बात यह कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर बिना बाहर से कोई हीट दिए हुए आप एक से अधिक गैसेस मिक्स करते हैं
तब भी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। यू इनिशियल किसके बराबर रहेगा? यू फाइनल। तीनों के तीनों कंटेनर्स कैसे थे? तीनों के तीनों कंटेनर्स कैसे थे? आइडेंटिकल। सबका वॉल्यूम कैसा था? कांस्टेंट। सबका वॉल्यूम कैसा था नेता? कांस्टेंट। बल्ले पड़ा। तो हम यहां से क्या ज्ञान निकाले? एट एट कांस्टेंट, at constant volume, if two or more than two gases are mixed together, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा? इंटरनल एनर्जी विल नॉट चेंज। इंटरनल एनर्जी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। क्या ये दोनों सिचुएशन समझ आई? अरे आया, चल लिख दोनों सिचुएशन लिख। ये लिख, इसको इस वाले में लिख लेना, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इक्विवेलेंट मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हेडिंग डालना और इस हेडिंग के अंदर ये वाला पॉइंट लिखना, ये पूरा। ठीक है ना? ये तो हो गया ना? यही, अरे वो पीछे वाला ही तो है यार ये। चलो लिख लो, 2 बार लिख लो, क्या दिक्कत है? जितना पेन चलाओगे उतना फायदा होगा। हेडिंग डाल, ये वाली हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करो, इसी के अंदर लिखो। ये हेडिंग डाल दो। कहां गया? ये लिखो, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इक्विवेलेंट मिक्सचर, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इक्विवेलेंट मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या कर रहे हो भाई? बैक स्लाइड, हाँ बैक स्लाइड रहने दे। वाह, काइंड ऑफ, कह सकते हो। कब सोते हैं कब सुबह होता है पता नहीं चलता। और एक तो मेरी बीवी और सुधांशु सर मिलके मुझे रोज रात को 1 बजे तक गाड़ी चलवाते हैं, हमको गाड़ी सिखाओ, दोनों लोग। हाँ, बस सब अत्याचारी हैं भाई, वहीं बैठ के आग लगाते हैं मेरे घर में बैठ के भाई। हाँ, आगे स्लाइड, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हाँ, नहीं थोड़ा उसको मेंटेन होना है, बनने जाना है, तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ, बनने से पहले सीख लो। चलान वान का तो इतना टेंशन नहीं रहता, भरते ही नहीं कभी चलान। होगा कम से कम 25-30 हजार रुपए का तो चलान होगा मेरी गाड़ी पे। हाँ, कम से 1 लाख हो जाए तब फिर चेंज कराऊं उसको, तब उसका कंपनसेशन करवाऊं। भाई हो गया ये? अच्छा, ये करो। उसी क्या, मिनी कूपर मेरी फेवरेट है यार, बहुत महंगी है लेकिन, बहुत महंगी है यार लेकिन, 50-60 लाख रुपए यार, मिनी कूपर।
हाँ भाई, रेंज रोवर। अरे अभी हम लोग यही एक्सयूवी ले लें, वही बड़ी बात है। एक्सयूवी 700। हाँ, अबे अब ऐसी बात रहेगी, जब सपना ही पूरा करना रहेगा तो इतनी इतना पोटेंशियल है कि आज रेंज रोवर उठा ले आएंगे यार। केवल सपने की जिम्मेदारी थोड़ी है, आगे पीछे भी देखना होता है भाई। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 70-80 हजार रुपए ईएमआई कटेगी, यही तो होगा। ठीक है, 100 अलग बात है। शादी ब्याह हो जाएगा ना, तब मैं पूछूंगा। अगर दुनिया ऐसे गोल रही, हम मिले तब। रोज मार खाओगे घर जाके ना। है? चल भाई, हो गया। जल्दी लिखो। आज भाई थैंक यू करके भेजेंगे इस चैप्टर में। केटीजी खत्म, कल से थर्मोडायनेमिक्स शुरू। ये हो गया जी। जल्दी कर भाई, जल्दी कर। 12:48 हो गया यार, 1:15 तक पढ़ा सकता हूँ, इससे ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा। इससे ज्यादा हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। नहीं, भूख लगा है क्या? चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। समोसा मंगाते, पढ़ लोगे तुम लोग? नहीं, दो दो। चल भाई, चल भाई, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। ठीक है भाई, चल रहे भाई आगे। चले भाई, लो देखो, समझ आ जाएगा। कह रहा, द रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर टी इज कितना होता है? कितना होगा? अरे कितना होगा? कोई खास बात नहीं है। चलिए देख, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर टी, neglecting all the vibrational modes. The total internal energy of the system is, क्या काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी है? कितनी गैसेस हैं? कितनी है? 2। ऑक्सीजन कैसा?
ऑक्सीजन कैसा, आर्गन कैसा, ऑक्सीजन कैसा, आर्गन कैसा, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, मोनोटॉमिक का अरे 11 आएगा क्या, निकाले हो कुछ भी। U बराबर कितना, F/2 nRT फॉर्मूला होता है क्या, तो U बराबर, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 डिवाइडेड बाई 2, N कितना, N कितना, नंबर ऑफ मोल्स 2, R तो R है और T तो T है। उसके बाद दूसरा कौन है, आर्गन, आर्गन के लिए कितना 3/2 कितना है 4, RT, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 5 11, 11RT। ऐसे सवाल बनाने में कोई कष्ट, कठिन तो नहीं है। चल अगला सवाल देख क्या कह रहा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इतना, its average kinetic energy at 227 degree Celsius will be। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला टेम्परेचर के साथ क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, गैस मॉलिक्यूल दिया है तो हम क्या लिखेंगे, F/2 KT की 3/2 nRT की 3/2 RT। अच्छी आदत डालनी है, आंसर सबसे आएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी बराबर, अरे भाई मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक कुछ लिखा है नहीं, तो एफ रहना है एफ लिख लो, 3 लिखना है 3 लिख लो, जो मन करे वो लिख लो, दोनों में सेम रहेगा, F/2 KT रहेगा कि नहीं रहेगा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो क्या लिखोगे, K1/K2 इक्वल्स टू T1/T2। K1 कितना है 6.21 इंटू 10⁻⁻21। K2 का ज्ञान हमको नहीं है, T1 कितना है 300, T2 कितना है 500। क्या इससे ये काट दे, 3 से ये कट जाएगा, कौन सा तीसरा आ रहा है क्या, 3 दूना 6 5 दूना 10, यस सर 10.35 इंटू 10⁻21। टफ तो नहीं था, अबे टफ तो नहीं है। चल ये बता, कह रहा था टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, कर लोगे। 1 मोल का पूछा है, फॉर्मूला क्या क्या, N2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 5/2, RT की एनआरटी, RT ना, पर मोल की बात हो रही है ना, ये बता, नहीं ये कौन बताता है। 2 कंटेनर्स A and B contain molecular gas at same temperature with masses of, with same temperature with masses of Ma and Mb, the relation between Pa and Pb will be, relation between Pa and Pb will be, कौन सा सेकंड, Pa/Pb, हाँ सही, क्या सोचे थे, काइनेटिक एनर्जी सेम, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एप्रिसिएबल जॉब। क्या टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा कि अलग अलग, काइनेटिक एनर्जी सेम, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P²/2m। तो क्या P² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, दादा हो हे मालिक हो हे प्रभु, काइनेटिक एनर्जी क्या सेम है, क्यों सेम है, बिकॉज टेम्परेचर इज सेम। अरे जानते हो ना, टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो P² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो P1/P2 इक्वल्स टू m1/m2 की पावर 1/2, तो Pa/Pb इक्वल्स टू Ma/Mb रेज टू दी पावर 1/2। तो सही आंसर क्या होगा, तो अरे हुआ, चलो ये बताओ, सुनो पहले सवाल सुनो क्या दे रखा है, सुनो देखो क्या सवाल दे रखा है, ये क्या है वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम, ये क्या है किसकी
मॉलिक्यूल की, टोटल मॉलिक्यूल्स की क्या है भाई, टोटल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है कौन सी वाली, कौन सी वाली, हाइड्रोजन कैसा गैस है, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, तो वैसे इसकी टोटल एनर्जी है कितनी, 5/2 kT या 5/2 nRT। लेकिन तुमको टोटल एनर्जी दी है कि केवल ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल में कितनी है, 3, कितनी है 3, तो क्या लिखोगे, 3/2 nRT, 3/2 बराबर क्या के, और nRT की जगह पीवी लिख सकते हैं बराबर के। बना लोगे क्या सवाल, अरे बना लोगे ना, क्या क्या गिवन है, क्या के गिवन है, अरे गिवन है, क्या वी गिवन है, 200 लीटर है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लोगे, 10⁻³ अरे प्रेशर आ जाएगा। ये सवाल बताओ, ये तो देखते ही बन जाना चाहिए। Two monoatomic ideal gas at temperature T1 and T2 are mixed. There is no loss of energy. They are mixed. Then the temperature of the mixture will be bolo bolo bolo. Fourth na. Fourth na. There is no loss of energy. If the mass of molecule of two gases are M1 and M2 and number of molecules are N1 and N2 respectively, then temperature of mixture will be, हाँ भाई क्या होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। दोनों क्या मोनोएटॉमिक है, दोनों क्या मोनोएटॉमिक है, अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, क्या बस इंटरनल एनर्जी में एक्सचेंज होगा, अरे हाँ कि ना। तो अपने पास जनरल फॉर्मूला है N1T1F1 प्लस N2T2F2 अपॉन N1 F1 प्लस N2 F2, अरे है ना। दोनों कैसी हैं, दोनों कैसी हैं, दोनों मोनो एटॉमिक है, तो क्या दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहेगा, क्या कट जाएगा, होमवर्क है मैं नहीं बताऊंगा। क्या कह रहा है, 1 ग्राम मोल ऑफ मोनोएटॉमिक विथ 1 ग्राम मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस। अच्छा अभी रहने, स्पेसिफिक हीट अभी आ गया इसमें, ये सवाल अभी नहीं करना है, ठीक है ना, अभी स्पेसिफिक हीट पढ़ाऊंगा उसके बाद। नाइस जोक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आज हम इस चैप्टर को खत्म करके भेजेगा। क्या कह रहे हो, जादू, ये डाउनलोड क्यों नहीं हुआ यार, हो गया था, हाँ अच्छा ये रहा, हाँ भाई क्या कह रहे हो, क्या मिल गया, अच्छा प्लान बी मिल गया, ओ मैं समझ नहीं पाया यार, क्या कह रहे हो तुम यार। हाँ यार थोड़ा नींद नहीं पूरा हो रहा है ना। ये देखो, कह रहा है एन मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस, बहुत बढ़िया, नीट 2017 का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स। ऐसा सवाल आ जाएगा ना तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, सही बता रहा हूँ, सोचने में थोड़ा दिक्कत होगा। लगाओ सवाल, बनाओ 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 बनाओ, ऐसा ही पेपर आना चाहिए कि कट ऑफ जाए 450 नंबर और सिलेक्शन हो, मतलब 450 नंबर हाईएस्ट, और हाईएस्ट जाए 610, 615, 620, मजा आ जाएगा एकदम, नहीं तब 100 नंबर आएगा। हाँ जल्दी करो।
n moles of diatomic gas of cylinder are at temperature T। एक कोई अपने पास सिलेंडर था, इसमें डाई एटॉमिक गैस भरी थी। कौन सी गैस भरी थी? डाई एटॉमिक। और कितने मोल्स थे इसमें? n मोल्स। फिर तुमने क्या किया? हीट इज सप्लाइड टू द सिलेंडर सच दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो कह रहा है स्मॉल n मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस गेट कन्वर्टेड इनटू मोनो एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक किसमें कन्वर्ट हो गया? मोनो एटॉमिक। मतलब नाइट्रोजन था, N2 था, तो वो N और N बन गया। अरे बात समझे ना? तो व्हाट इज द चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस? तो हम कह रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो मास्टर, फाइनल निकालो, काम बन जाएगा। तो जो हम फाइनल सिचुएशन बनाई, इसमें क्यू हीट देने के बाद यहां भी टेम्परेचर T है, यहां भी टेम्परेचर T है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। ये बताओ यहां पर कितने नंबर ऑफ डाई एटॉमिक होंगे? डाई एटॉमिक कितने होंगे? हाँ, डाई एटॉमिक कितने? n मोनो एटॉमिक। स्मॉल n डाई एटॉमिक किसमें कन्वर्ट हुए? मोनो एटॉमिक। मतलब स्मॉल n मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2n हो गए ना। स्मॉल n नाइट्रोजन था, मान लो N2 था, कैपिटल N। कितना N2 था? कैपिटल N। N2 को हमने दो हिस्से में तोड़ दिया, उसके स्मॉल n मॉलिक्यूल्स को हमने दो हिस्से में तोड़ दिया। कितने मॉलिक्यूल्स को? स्मॉल n। क्लियर है? तो जो स्मॉल n मॉलिक्यूल्स को दो हिस्से में तोड़े हो, वो टोटल कितना बने हैं? कितना बने हैं? कितना बने हैं? 2n ना। अरे नहीं आया यार, क्या बात करते हो यार भाई। ये सोचो, सुनो, हम कह रहे हैं कि डाई एटॉमिक का नंबर कितना था? n। इसमें से n मॉलिक्यूल्स टूटकर, इसमें से कह रहा, पढ़ो यहां पे, but n moles of the diatomic gas get converted into monoatomic gas। तो मोनोएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है? 2 है। कितना है? कितना है? तो डाइएटॉमिक का कितना होगा? अरे गधेड़े हो गया, यहां टोटल कितने मोल्स थे? n। कितने थे? इस कंटेनर के अंदर कितने मोनोएटॉमिक हैं? 2n। क्या है? मोनो एटॉमिक। 2n मोनो एटॉमिक। तो कितने डाई एटॉमिक है? कितना? n माइनस 2n। क्या नहीं होता? ओह नहीं आया। आया जी? पक्का? देख लो, यहां n मोल्स क्या था? डाई एटॉमिक। उसमें से इसमें कितने हो गए? n मोल्स डाई एटॉमिक टूट के क्या बन गए? मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक बनेंगे तो n बनेंगे कि 2n बनेंगे? क्या बनेंगे भाई साहब? 2n। आया? आया? सोच, नाइट्रोजन के कुछ n मोल्स थे, n मोल्स ऑफ नाइट्रोजन थे, वो टूट गए, n बना लिए। ऑक्सीजन समझते हो? O2 का एक मॉलिक्यूल, वो टूट के क्या बन गया? O। क्या बन गया? O। तो अगर एक मॉलिक्यूल होगा था तो टूटने के बाद कितना हो गया? 2 हुआ ना? हुआ ना? तो क्या हो गया भाई? इनिशियल काइंड। तो यार ये समझ आया 2n मोनो एटॉमिक क्यों हुए? नहीं आया? 2n मोनो एटॉमिक होने का कारण समझ आया? क्योंकि n मोनो एटॉमिक टूट के क्या बने हैं? n डाई एटॉमिक टूट के क्या बने हैं? 2n मोनो एटॉमिक। 2n ही तो बनेंगे। क्लैरिटी है ना? तो अगर तुम यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो, इसको हम इनिशियल सिचुएशन बोले और इसको क्या बोले? फाइनल। तो यहां हम सॉल्व करें तो k इनिशियल क्या क्या लिखोगे? 5/2 कैपिटल NRT। के फाइनल क्या लिखोगे? 5/2। कितने मॉलिक्यूल्स है? n माइनस 2n मोल्स। इतने ही तो है। n माइनस 2n मोल्स RT। और डायटोमिक और मोनोटॉमिक के कितने? 3/2 इंटू 2n RT। नहीं आया? आया हो? 5/2 NRT। अरे क्लियर है? सॉल्व करोगे तो के फाइनल कितना मिलेगा? के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ऑब्वियस सी बात है, कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, फाइनल वाली की इनिशियल वाली? अबे हीट दिए हो तो फाइनल वाली एनर्जी तो ज्यादा होगी ना। तो डेल्टा के जो होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के
इनिशियल। 5/2 एनआरटी से 5/2 एनआरटी कट जाएगा। अरे घटाओगे तो कटेगा यार। ये देखो ये प्लस है और ये कैसा होगा माइनस, तुम खुद सिंप्लीफाई करना। आंसर आएगा 1/2 एनआरटी। क्या चीज? तो इक्वल इक्वल नंबर होंगे तब ना इक्वल इक्वल बटेगा, नंबर्स तो अलग अलग है ना। अच्छा तुम ये सोच रही ओ ओ क्या बोले थे वो, डिग्री ऑफ फ्रीडम में, हर डायरेक्शन में, मॉलिक्यूल में नहीं दादा, कहीं चीज कहीं जोड़ लो। कोई बात नहीं, ठीक, एंजॉय। अभी समझ आया? जो तुम सोची हो वो गलत सोची हो, दोबारा मत सोचना ऐसा। ये बताओ अभी लगाए क्या? ऑक्सीजन और 4 मोल, हाँ 11 RT, 11 RT, ठीक। रुको 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 रुको। हार्ड बार 13:08 हो रहा है ना, 13:18 पे छोड़ देंगे, 10 मिनट यहां से। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं भाई साहब? मीन फ्री पाथ। दो बातें होती है, एक होता है मीन फ्री पाथ और एक होता है फ्री पाथ। सुनिएगा भाई साहब, क्या क्या दो पाथ है, एक का नाम है क्या मीन फ्री पाथ और एक का नाम है फ्री पाथ। जब फ्री पाथ की बात बोलते हैं तो इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्लियर है ना सर? हम तो यही जानते थे, मीन फ्री पाथ यही जानते थे ऐसा कुछ? मीन फ्री पाथ क्या होता है? सारे फ्री पाथ का एवरेज। मीन फ्री पाथ क्या है? सारे फ्री पाथ का एवरेज। तो ये डेफिनेशन इसकी कहती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल, डिस्टेंस क्या भाई साहब? ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन्स। जब टकरा रहे हैं तो टकराते टकराते कुछ डिस्टेंस चले, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। डिवाइडेड बाय क्या भाई साहब? नंबर ऑफ कोलिजन। ये आपको कहलाता है मीन फ्री पाथ। क्या कहलाता है? मीन फ्री पाथ। सोचिए, इसकी एक हाइपोथेसिस बनाई गई। फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूले से काम भी बन जाता है, लेकिन वो फॉर्मूला रिलेटेबल तभी रहेगा जब उसके पीछे का थोड़ा सा कहानी हमको आता होगा। अगर हम कह रहे हैं कि एक होमोजीनियस मटेरियल है और एक मान लो मोनोएटॉमिक आइडेंटिकल साइज के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका भी डायमीटर डी है और इसका भी डायमीटर डी है, जब ये दोनों टकराएंगे तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या ये स्थिति होगी? इन दोनों के सेंटर के बीच का गैप कितना होगा? कितना होगा? डी। कितना होगा? डी। और ये गैप कितना है? 2D। कितना है? 2D। क्या अगर ये मॉलिक्यूल चल रहा होगा तो ये एक मॉलिक्यूल से टकरा होगा? ऐसे भतेरे पड़े हैं ना? हाँ। किसी भी गैस मॉलिक्यूल में। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि एक काम करो, अगर तुम एक कोई रास्ता चुन रहे हो, जिस रास्ते पर कोई एक मॉलिक्यूल दौड़ रहा है, तो ये जितना पढ़े हो ना, इसकी एक दूसरी एनालॉगी बना लो। एनालॉगी में उसने ये कहा कि एक काम करो, इसका डायमीटर कितना है? डी। इसका डायमीटर कितना है? डी। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? डी। क्लियर? तो उसने कहा एक काम करो, एक 2D डायमीटर का मॉलिक्यूल बना लो। एक मॉलिक्यूल बना लो जिसका डायमीटर कितना हो? 2D। और जितने बचे हुए मॉलिक्यूल्स उन सबको पॉइंट इन साइज मान लो। उन सबको क्या मान लो? पॉइंट इन साइज, रिलेटिव टर्म में। अरे क्लियर है बात? समझ आ रही है? तो होगा क्या अगर हम कहें कि ये एक जगह से यहां जाने में कितना डिस्टेंस चला है? L। कितना चला है? L। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर डेंसिटी पता है, N, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट 1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट 1। अरे क्लैरिटी? जब ये L डिस्टेंस चला है तो ये कुछ मॉलिक्यूल से टकराया होगा ना? वो कितना मॉलिक्यूल होगा? N बराबर कितने मॉलिक्यूल से टकराया होगा? N मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम।
जितना वॉल्यूम ये चला है, तो कितना वॉल्यूम चला है, स्मॉल एन। एरिया कितना होगा इसका, एरिया, अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दादा, पाई आर स्क्वायर ना, और रेडियस कितना है डी, रेडियस कितना है डी, तो पाई डी स्क्वायर इंटू एल। नहीं आया, आया जी, यस। अब तो यहां से मीन फ्री पाथ को लेमडा एम या लेमडा लिखा जाता है, और ये आपके पास क्या हो गया, कितना डिस्टेंस चला है पार्टिकल, एल। अरे क्लियर है ना, कितना चला है एल, कितने मॉलिक्यूल से टकरा है, एन इंटू पाई डी स्क्वायर एल, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा 1/n पाई डी स्क्वायर, ये लेमडा एम आया। और ये जो लेमडा एम आया इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल, क्या बोलते हैं भाई साहब, थ्योरेटिकल। ये लेमडा एम निकल के आएगा थ्योरेटिकल। जो लेमडा एम प्रैक्टिकल आ रहा था उसका वैल्यू था 1/√2n पाई डी स्क्वायर। लेमडा प्रैक्टिकल क्या था, 1/√2n पाई डी स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ नहीं आया तुम्हें यार, आया जी, यस। अब हम इसी लेमडा प्रैक्टिकल पे सारा गेम रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। लेमडा प्रैक्टिकल क्या निकाले हो, 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन लिख लें। एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसी फॉर्मूले से सवाल आएगा, जाग जाइए, मीन फ्री पाथ का अगर क्वेश्चन बना तो बहुत दमदार क्वेश्चन बनेगा, और ये वो 1% जगह होगी जहां पर 99% से ज्यादा लोग फेल होंगे जो रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या, ये बताइए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े हैं, अरे पढ़े हैं, पढ़े हैं, अच्छा। ये बताइए पीवी एन की जगह स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम लिख सकते हैं। एम क्या है, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, और ये क्या, और ये क्या आरटी है जी। और ये बताइए ध्यान से कि अगर हम इस m को लिखना चाहें मास ऑफ गैस को, तो क्या हम n इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, अरे हाँ कि ना यार। और यहां कैपिटल M को क्या लिख सकते हैं, Na इंटू, अरे कितनी बार पढ़ाया है यार, मास ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां पे क्या RT, क्या इससे ये कट जाएगा, तो यहां PV बराबर कितना हो गया, N/Na RT, पढ़े हो ना। और R/Na को क्या लिख लेते हैं, K, तो NKT, NK, ये हमारा स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, ये क्या है, नंबर ऑफ, ये क्या है, क्या है, तो सोच इस स्मॉल n को क्या मैं कैपिटल N/V लिख सकता हूं, नहीं आया, हाँ पी लो, समुद्र पी लो। N/V, इसको क्या लिख सकते हो, P/K, P/KT, समझ आया कि नहीं आया। तो ये जो फॉर्मूला कभी पता नहीं, अगर ना देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर देखा हो तो इतना सा पढ़ के हम खुश हो जाते हैं, इतने से सवाल नहीं आता, सवाल यहां से आएगा। अब ये n की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो क्या बनेगा, लेमडा बराबर क्या बनेगा, लेमडा प्रैक्टिकल बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी इंटू के इंटू टी। अरे समझ गए कि नहीं, देयरफॉर भैया ये वाली वैल्यू यहां रख दिए, तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। ये n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे समझे हैं। अब देखिए ज्ञान, अब यहां से पूरा जैसे बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ पढ़े थे ना, कि बॉयज लॉ में पढ़ते थे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, पूरा दौर आ गया, मतलब एकदम वही रेशियो वाला काम। ये बताइए अगर हम कहें कि टेम्परेचर है कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, पहली कंडीशन, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो लेमडा, बोलो बोलो बोलो, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो लेमडा घटेगा, मतलब P और लेमडा के बीच का ग्राफ ऐसा होगा,
और यहां से हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लैम्डा और यहां पर क्या पी, अरे ग्राफ ऐसे बनेगा ना। और हम यहां से क्या लिख सकते हैं भैया, बोलो बोलो बोलो, क्या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब P1 लैम्डा 1 बराबर P1 लैम्डा 1 बराबर P2 लैम्डा 2। चलो एक डिब्बा हो गया हमारा तैयार। अब देखो, अब दूसरे डिब्बे की बात करते हैं। दूसरा डिब्बा, अगर हम कहें कि हमारा प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट, अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा वर्सेस टेम्परेचर का, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, और कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, स्ट्रेट लाइन इन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और फिर हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर कितना, T1 अपॉन T2। अरे समझ पाए जी, आया आया। थोड़ी और बात समझो, अगर मान लो बच्चा हम तुमसे कहें, क्या कहें कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट, हम प्रेशर बढ़ाए तो लैम्डा, वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर बढ़ाए तो लैम्डा, पॉइंट, लैम्डा पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है नेता, एनआरटी। तेरा वी क्या हो गया, वी क्या हो गया, वी कांस्टेंट है तो क्या पी बाई टी भी कांस्टेंट होगा। अरे समझ आया कि नहीं आया। तो अगर तूने प्रेशर बढ़ाना है तो क्या बढ़ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर। अरे क्लियर है। और पी बाई टी क्या रहेगा, पी बाई टी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और लेमडा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, हमको कुछ नहीं आ रहा है। आया, v बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर पी बाई टी बराबर, समझ आया क्यों, अबे v भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट और r भी, तो p बाई टी बराबर कांस्टेंट। अब देख तेरे फॉर्मूले में p बाई टी है कि नहीं है, सो t बाई p है, तो p बाई टी रहे चाहे t बाई p रहे, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। एक 1/2 आ रहा था तो दूसरा 2 आएगा, इतना ही तो अंतर आएगा ना जी। अरे समझ रहे हो, आओ अब देखो, ए सुनो, ए हो गया 19 हुआ है, अभी 5 मिनट तो एक्स्ट्रा एरर होता ही है। ए सुन 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 यार, कोई फायदा नहीं है ना यार छोड़ने का। लेमडा वर्सेस प्रेशर का ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा, लेमडा वर्सेस टेम्परेचर का, ये भी कैसा बनेगा, सीधा। प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बस क्या ध्यान देना है, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट है नेता, वॉल्यूम, जो बढ़ाना मत। अरे क्लियर है। नाउ दो स्मॉल छोटी छोटी बातें, देखिए फॉर्मूला क्या पढ़े है भैया, है फॉर्मूला बताओ। लेमडा बराबर क्या पढ़े हो, लेमडा बराबर क्या, के टी बाई अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। जनरल फॉर्मूला क्या था, 1 बाई, जनरल फॉर्मूला 1 बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा अगर हम एक बात कहें कि हमारा टेम्परेचर है कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, हम कह रहे हैं हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी। P इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम नॉट होता है ना, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, डेंसिटी। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और प्रेशर के बढ़ने के साथ लेमडा बढ़ रहा था कि घट रहा था, ए नेता अभी मारे मुंह फूट जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा है यहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाओगे तो लेमडा, टी तो कांस्टेंट है ना यार, मैं वी कांस्टेंट होने की बात कर रहा हूं क्या, भाग वांग खाक बैठी हूँ आगे वाली सीट पे। ए भाई ये टी बराबर क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, तो वेवलेंथ घटेगा। अरे लैम्डा मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ घटेगा, हाँ हो जाता है। यहाँ लैम्डा और यहाँ क्या, रो, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यस। एन क्या है? स्मॉल एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। अच्छा, क्या पीरियोडिक टेबल में, जनरल, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली जिसका मास ज्यादा होता है उसका साइज भी ज्यादा होता है? इसका कोई एक्सेप्शन भी है क्या? इसका भी है ना? हाँ हाँ, डी ब्लॉक में कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में? हाँ छोड़ो, जाने दो, हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। फिजिक्स में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होता, सोचो। हाँ हाँ भाई, इधर आओ, ए गधा इधर सुनो। मान लो हम कहे कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कम है, एक मॉलिक्यूल है उसका मास कम है, और हम दूसरी बात कहें कि एक दूसरा मॉलिक्यूल है उसका मास ज्यादा है। एक मॉलिक्यूल है उसका मास कम है, एक मॉलिक्यूल है उसका मास ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा है जनरली उसका साइज क्या होगा? बड़ा। अब मान लो हम तुमको कहें कि तुमको हमने खूब सारी छोटी छोटी बॉल्स दे दी, उसको एक कंटेनर में भरना है, क्लियर है? और हमने तुमको थोड़ी बड़ी बड़ी बॉल दे दी, सेम वॉल्यूम के कंटेनर में भरना है, किसमें ज्यादा भरा जाएगा? तो नंबर डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? सोचो। अगली कहानी है रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड एम, रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड एम। क्या भाई? कि अगर हम कह रहे हैं कि जिसका मास ज्यादा है उसका साइज भी ज्यादा है, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है कि कम? जिसका मास ज्यादा है उसका साइज ज्यादा है, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो बड़ा है वो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कम आएगा ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा? क्या एन कम होगा? क्या लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के होगा? क्योंकि जब एन घटेगा तो लेमडा बढ़ेगा, तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो लेमडा वर्सेस एम के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, लेमडा 1/m1 बराबर क्या? लेमडा 2/m2। कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अरे समझ आया क्या? क्या मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला याद रहेगा? मीन फ्री पाथ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? बस फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या उन दो सक्सेसिव कोलिजन्स जो हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं, क्या उन सबका एवरेज है? तो इसको क्या लिखा गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, बोलो बोलो बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, दोनों मॉलिक्यूल्स का डायमीटर कितना था? तो हमने क्या सोचा, एक ऐसा मॉलिक्यूल मान लो जिसका डायमीटर, बचे हुए मॉलिक्यूल्स का डायमीटर 0, बचे हुए मॉलिक्यूल्स का डायमीटर 0। अरे क्लैरिटी है? तो हमने कहा कि अगर ये मॉलिक्यूल यहां से L चला तो क्या कुछ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से टकराया होगा? स्मॉल n हमको क्या दिया रहेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। तो ये कितने मॉलिक्यूल से टकराया, क्या ये बता सकते हैं? n मल्टीप्लाइड बाई पाई डी स्क्वायर एल। और फॉर्मूला क्या कहता है कि लेमडा एम जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस चला है, कितना, और कितने से टकराया है? एन पाई डी स्क्वायर एल। क्या एल से एल कट जाएगा? क्या 1/n पाई डी स्क्वायर आएगा? आएगा जी। लेकिन ये क्या थियोरेटिकल था, प्रैक्टिकल में क्या √2 भी आया? प्रैक्टिकल मीन फ्री पाथ और थियोरेटिकल मीन फ्री पाथ का रेशियो क्या 1/√2 होगा? क्या याद रख लोगे? अच्छा, उसके बाद हम इस n पर आए। जनरल फॉर्मूला हमने कहा पीवी बराबर क्या होता है? एन आर टी। पीवी बराबर m/m RT लिख सकते हैं। क्या पीवी बराबर NKT लिख सकते हैं? n क्या है? नंबर ऑफ, और हमको चाहिए क्या था? पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पड़ोस में वॉल्यूम दिख रहा है? क्या n/v कर दिया जाए? n/v बराबर क्या? p/kt। समझे कि नहीं समझे? क्या n की जगह p/kt रख दे? kt कहां गया? ऊपर। कहां गया? लेमडा प्रैक्टिकल। kt/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू टी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या क्लैरिटी है? प्रेशर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेमडा, तो फॉर्मूला देख पा रहे हो ना? तो लेमडा 1/λ2 बराबर T1/T2। इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, वेलोसिटी मत समझना भाई, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट तो पीवी इक्वल्स टू एनआर
टी, क्या पी बाई टी भी कांस्टेंट? अरे क्लियर है क्या? मतलब के रूट टू पाई डी तो कांस्टेंट था ही, अब टी बाई पी या पी बाई टी भी कांस्टेंट हो गया, तो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर कुछ भी चेंज करो, लैम्डा में कोई चेंज होने वाला, क्योंकि भाई टी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? पी। लेकिन ध्यान क्या देना है, क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? क्या दोनों ग्राफ पल्ले पड़ा? दूसरी बात, क्या हम डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं? अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, तो वेवलेंथ घटेगा। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? हाँ, लेमडा घटेगा। यहां बार बार वेवलेंथ निकल रहा है। लेमडा का मतलब क्या है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। अरे क्लैरिटी है ना? दूसरी बात, रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड एम, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेमडा किसके? एम के। क्यों? क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा उसका साइज भी ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा वो एक यूनिट वॉल्यूम में कम आएगा, मतलब उसका नंबर डेंसिटी कम होगा। तो नंबर डेंसिटी कम होगा तो लेमडा ज्यादा होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, क्योंकि जिसका मास ज्यादा है उसका लेमडा ज्यादा है। अरे आया जी? यस। बोलिए भारत माता की जय। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। अभी जब प्रोसेस आएगा तो क्या चीज? हाँ, तुम्हारे पास 100 रुपया है? तुम्हारे से हम 50 रुपया लिए, तुम्हारे पास 100 सिक्का है, तुम्हारे पास हम 20 सिक्का लिए, उसको हम 2 पार्ट में तोड़ दिए, ठीक है ना? सुनो तो, तुमसे हम लिए कितना सिक्का? 20। उस 20 लिए ना, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिए, कितना हो गया? 40। 20 सिक्के को 2 पार्ट में तोड़े तो 40 सिक्का हुआ ना? तुम्हारे पास 100 सिक्का था, तुमसे 20 सिक्का ले लिए। क्लैरिटी है? उसको कितने पार्ट में तोड़ दिए? 2 पार्ट में। तो क्या हो गया? 40 सिक्का हो गया ना? पक्का? तो जो फाइनल स्थिति था, तोड़ते में प्रोसेस क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं। तो फाइनल स्थिति में कितना मोनोएटॉमिक गैस है? हाँ, डाइएटॉमिक। n-2 टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है फाइनल सिचुएशन में? 100 रहे कि अब 120 हो गए? 120 हो गए, जिसमें 40 क्या है? तो तुम लोग क्या रुपया भी नहीं जोड़ पाते हो, तुम क्या करोगे जीवन में? हम तुमसे, तुम्हारे पास 100 सिक्का था, 1-1 रुपए का, ठीक ना? सुनो, ठीक है, या 2-2 रुपए का 100 सिक्का था, ठीक? 2-2 का मतलब डाइएटॉमिक, ठीक? तुमसे हम कितना रुपया ले लिए? 20 रुपया। तो हम 20 सिक्का ले लिए, तो हम कितना ले लिए? 40 रुपए। समझ, ठीक है ना? सिक्के पे ध्यान देना, वो सिक्के की वैल्यू 2 यूनिट है। कितनी है? लेकिन जब तक जुड़े हैं तब तक यूनिट कितना है? 1। ठीक है ना? अब उस सिक्के को 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो टोटल नंबर ऑफ सिक्के कितने हो गए?